फाइनली बजट आ चुका है हमारा। एंड सरकार ने इस बार काफी कुछ किया है, काफी कुछ छोड़ा भी है लेकिन काफी कुछ किया है। दो चीजें जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बात कर लेते हैं डिफेंस, रेलवे, पीएसयू, मैन्युफैक्चरिंग, इसको बूस्ट करने को लेकर कुछ या फिर इस पे कुछ बातें नहीं हुई इस बजट में। तो जो लोग भी इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड, काफी सेक्टर इसमें से गिर गए, तो जो लोग भी इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टेड थे उनको बहुत दुख हुआ आज की कुछ अनाउंसमेंट सरकार करती, कुछ बढ़ावा करती। लेकिन एक बात है कि सरकार ने कुछ बढ़ाया नहीं है तो कुछ घटाया भी नहीं है, जो जैसा था वैसा चल रहा था, बस उसको लेकर कुछ बातें नहीं। ग्रो ने, मुझे लगता है ऐसा, ग्रो ने अभी तुरंत ही रेलवे ईटीएफ लॉन्च किया है। तो एक तो रेलवे के स्टॉक्स ने कुछ अच्छा किया भी है तुरंत ही पास्ट में। और उसके बाद ग्रो ने सोचा होगा कि बजट में तो रेलवे को लेकर अनाउंसमेंट होगी ही होगी, इंफ्रा को लेकर, तो इसलिए कर देते हैं लॉन्च, फायदा मिल जाएगा। लेकिन वो फायदा ग्रो को हो नहीं पाया क्योंकि रेलवे को लेकर कुछ बातें नहीं। बट फिर भी अगर आगे 4 से 5 साल का टर्म का मतलब अगर व्यू लेके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लॉस तो नहीं होने वाला। रिटर्न ज्यादा मिले कम मिले लेकिन लॉस नहीं होगा इन सेक्टर्स के अंदर, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। एक सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस बजट से, वो है कंजम्पशन सेक्टर। कंज्यूमर वाला जो सेक्टर है उसको बहुत फायदा होने वाला है। जो दो बातें जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, सबसे पहला तो ये है कि कम से कम चलो इन्होंने टैक्स को बढ़ाया नहीं, जो एलटीसीजी एसटीसीजी है इसको बढ़ाया नहीं। इस चीज को लेकर खुश हूं, नहीं तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि चलो ये 12.5 से 15 कर ही देंगे। और मुझे तो अभी भी ये लगता है कि इनका जो ये टर्म 5 साल का खत्म होगा, वो खत्म होते होते ये एलटीसीजी को 20 तक ले जाएंगे बढ़ा के, ये मुझे अभी भी लगता है। लेकिन चलो इस बार कम से कम नहीं हुआ, तो ये एक हमारे फायदे की चीज है। दूसरी फायदे की चीज है कि 12,75,000 रुपए तक अब टैक्स फ्री हो चुका है। इसका मतलब, इसको आप लोग ऐसे सुनने में आपको बहुत हल्का लग रहा है लेकिन ये बहुत भारी चीज है। अगर मैं अपने ही ऑडियंस की बात करूं ना, मेरी 90% जो ऑडियंस है, 90 क्या मैं कह सकता हूं 95% जो मेरी ऑडियंस है, उसकी जो इनकम है वो महीने की 1 लाख रुपए से कम है। महीने की 1 लाख रुपए से कम है। और ऐसे में अगर आपको 1 लाख रुपए तक महीने की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब अब मेरी जो ऑडियंस है वो 90% से ज्यादा टैक्स फ्री जोन में जा चुकी है, इनको टैक्स देना नहीं है सरकार को। तो अब जो ये पैसा बचेगा, लगभग पहले जो टैक्स का हमारा शेड्यूल था और अभी जो टैक्स का शेड्यूल है, तो 80,000 रुपए लगभग बच रहे हैं। मतलब अगर किसी की 1 लाख रुपए मतलब आ रहा था पैसा हाथ में, तो अब लगभग समझो 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी सैलरी उसकी बच जाएगी, जो सरकार को दे देते थे फ्री में, मुफ्त में 80,000 रुपए दे देते थे सरकार को, लगभग वो बच जाएगी। 80,000 का बेनिफिट मिल रहा है। तो अब ये पैसा क्या होगा? 80,000 रुपए, ऐसे आपको लग रहा है कि 80,000 क्या है, 80,000 तो रुपए है, लेकिन अब 1 महीने के पूरी एक्स्ट्रा आपको सैलरी जो मिल जा रही है वो कम नहीं है। 1 महीना मुफ्त में काम करके आप सरकार को दे रहे थे, और इतने लोगों के पास जब इतना इतना पैसा बचेगा, तो ये पैसा दो ही जगह जा सकता है। या तो पैसा खर्च होगा, तो कंजम्पशन सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर बढ़ेगा। दूसरा, या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट हो सकता है, इन्वेस्ट होगा डायरेक्टली तो भी फायदा है, और कंजम्पशन हो रहा है उसका तो भी फायदा है। तो एक इकोनॉमी को जो बूस्टर चाहिए था, 4 दिन पहले आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का एक बूस्टर दिया। अब उसके बाद दूसरा बूस्टर जो कि बिल्कुल मतलब इमेजिन ही नहीं किया था मैंने, बढ़ाते भी तो 7 लाख से 9 लाख तक बढ़ा के ले जाते। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 10 लाख से ऊपर ये जाएंगे किसी भी हालात में। इतना बड़ा रिलीफ देंगे मिडिल क्लास को, और ये डायरेक्टली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को डायरेक्ट रिलीफ है। अपर मिडिल क्लास की तो बात छोड़ दो, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बहुत बड़ा डायरेक्ट रिलीफ है। और ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में, थोड़ा सा डिमांड जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत जरूरी भी था इसका। नॉर्मली इस टाइप की मतलब सीधा 7 लाख से 12,75,000 चला गया, मतलब बहुत बड़ा जंप जो है। ऐसा जंप नॉर्मली टैक्स छूट में मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो कोई बहुत बड़ा इलेक्शन हो पास में तो मिलती है।
सेंट्रल वाला इलेक्शन रहता पास में, उसके आसपास ऐसी रिलीफ मिलती, लेकिन अभी ये दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो देखो, जहां पे क्रिटिसाइज करना होता है हम डेफिनेटली क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये कदम बहुत बढ़िया था। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट स्टॉक मार्केट वालों के लिए है कि जो टीडीएस कटता है हमारा डिविडेंड, या तो म्यूचुअल फंड से या डायरेक्टली स्टॉक में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे जो डिविडेंड मिलता है, मतलब जो आप डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो उससे आपको डिविडेंड मिलता है, और जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो उससे डिविडेंड मिलता है। पहले था 5,000 रुपए से अगर एक साल में ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस काट लेती है कंपनीज, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब वो 5,000 को बढ़ा के 10,000 तक कर दिया गया। तो अगर अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर 5,000 7,000 8,000 आता था पहले आपको, तो आपका टीडीएस कटता था, लेकिन अब 10,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब काफी लोगों को अच्छा लग सकता है, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं लगता है इसका, क्योंकि भाई आप 1-1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो कोल इंडिया में 1 लाख, और 1 लाख इसमें इंडियन ऑयल में, तो आपको 10,000 से ऊपर का डिविडेंड मिल जाता है साल का। तो वो तो उससे कुछ भाई 50,000 1 लाख तक डिविडेंड टैक्स फ्री करे कम से कम, मतलब टैक्स फ्री नहीं, टीडीएस फ्री करे। टैक्स फ्री क्या, टैक्स फ्री तो टैक्स फ्री रहता तो दिक्कत ही क्या था, डिविडेंड तो कुछ बात होती। चलिए, तो ये 3 अपडेट स्टॉक मार्केट वालों के लिए थे, तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा। डेफिनेटली जो लोग डिफेंस, रेलवे, इन सब को लेके सोच रहे थे कुछ अनाउंसमेंट की, उनके लिए उतना अच्छा नहीं हुआ, इस कारण रेलवे वाले स्टॉक्स पीटे भी बहुत ज्यादा। लेकिन घबराने की कुछ जरूरत नहीं है इन सेक्टर्स को लेके, सरकार ने उधर से अपना ध्यान खींचा नहीं है। इस बजट में बस पुश नहीं दिया है, बात नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन सरकार उधर से ध्यान सरकार ने हटाया नहीं है। अगर इंडिया को ग्रो होना है तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब को ग्रो करना पड़ेगा, डिफेंस को भी ग्रो करना ही पड़ेगा, रेलवे को भी ग्रो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो लॉस में बस बेच बाच के निकल मत जाना। मैं पहले ही इसीलिए कहता हूँ कि आप सेक्टरल फंड के अंदर इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि सेक्टरल फंड में फंड मैनेजर को सेक्टर रोटेशन करने बनता ही नहीं है, वो सब आपको करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं। और ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इन सेक्टर्स को छोड़ दिया गया है, वो चीज है। नहीं तो बजट बहुत बढ़िया था मेरे आपके, और मैंने सिंपल सा आपको कहा ना कि 90-95% मेरी ऑडियंस अब टैक्स फ्री जोन में आ चुकी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है उस पैसों की, और अगर खर्च करना चाहे तो खर्च कर सकती है। बहुत बड़ी चीज है। आप अपनी राय बजट को लेके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखो हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, पिछले 2 दिन से भी मैं लगातार वीडियो बना रहा था, और पिछले 1-1.5 साल से टैक्स को लेकर बहुत हल्ला हंगामा हो रहा था, तो सरकार तक बातें पहुंची। एक और प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, अगर हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे, मतलब सिर्फ मेरे से नहीं होने वाला है, मतलब अगर एज ए कम्युनिटी अगर काम किया जाए तो ये दिक्कत दूर हो सकती है। जो सेम डे एनवी की इशू है कि आप सुबह भी पैसा दे देते हो फिर भी ये लोग नहीं एनवी सेम डे में अलॉट करते हैं, खासकर जिस दिन बड़ी गिरावट हुई रहती है उस दिन, उसको लेकर भी अगर हल्ला हंगामा इस तरीके से किया जाए, वैसे तो मैं तो बार बार ही वीडियो बनाता हूँ इस चीज को लेकर जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो, लेकिन कलेक्टिवली अगर चीजें की जाए, सेबी के पास कंप्लेन किया जाए, एमसी के पास कंप्लेन किया जाए, मेल वगैरह ये सब किया जाए, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। दिक्कत क्या है ना, इसको लेकर क्या दिक्कत होता है कि बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी ऑडियंस है, वो इस चीज पे बात नहीं करते हैं। अगर आप लोग उनको कमेंट करो, मेल करो, और वो इस चीज पे वीडियो बनाए, तो डेफिनेटली ये चीज भी हाईलाइट होगा और इसको लेकर भी चीजें हो सकती है अच्छी। तो अगर बातें होती है तो काम होता है, ये चीज यहाँ पे हमें थोड़ा सा महसूस होता हुआ दिखा है इस टैक्स रिलीफ को लेकर।